नॉर्थ ईस्ट इंडिया का राज्य मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। यह राज्य, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, अब एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। समुदायों के बीच झड़पों से जान माल का नुकसान हुआ है और बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा के दृश्य आम हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, आगजनी और अशांति की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। रात के अंधेरे में जलती हुई इमारतें और सड़कों पर फैली हुई अशांति ने लोगों के दिलों में डर और असुरक्षा की भावना भर दी है। हिंसा ने राज्य को हिलाकर रख दिया है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। इस अशांति की फौरी वजह एक अदालत का आदेश था। इस आदेश ने समुदायों के बीच पहले से ही मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया। लेकिन इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो ऐतिहासिक तनावों और सामाजिक आर्थिक असमानताओं में उलझी हुई है। मणिपुर की जटिल सामाजिक संरचना और आर्थिक विषमताओं ने इस संकट को और भी जटिल बना दिया है। राज्य और केंद्र सरकार शांति बहाल करने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए काम कर रही है। राहत शिविरों की स्थापना और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के माध्यम से गवर्नमेंट इन स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। मणिपुर की स्थिति शांति की डेलिकेटता की दुखद याद दिलाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती है। यह संवाद समझ और सुलह की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि संघर्ष को हवा देने वाले अंतर्निहित मुद्दों का समाधान किया जा सके। समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मणिपुर में संघर्ष कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें मैतेई, कुकी और नागा समुदायों के बीच दशकों पुराने तनाव में है। इन समुदायों के अलग अलग इतिहास, संस्कृतियां और आकांक्षाएं हैं, जिससे भूमि, रिसोर्सेसों और राजनीतिक शक्ति को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है। मैतेई समुदाय, जो मुख्य रूप से हिंदू है, इम्फाल घाटी में सेंट्रलित है। कुकी और नागा समुदाय, जो बड़े पैमाने पर ईसाई है, आसपास की पहाड़ियों में फैले हुए हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों, जिन्होंने पहाड़ियों और घाटी के लिए अलग अलग प्ररूलिक प्रणालियों को मान्यता दी, ने इन विभाजनों को और बढ़ा दिया। आजादी के बाद मणिपुर के भारत में एकीकरण ने नई चुनौतियां पेश की। पहचान, रिप्रेजेंटेशन और स्वायत्तता के मुद्दों ने समुदायों के बीच नाराजगी और अविश्वास को हवा दी है। यह अक्सर हिंसा में बदल गया है, जिससे राज्य के सामाजिक ताने बाने पर गहरे बाउंस हो गए हैं। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में निहित है, जो हमारे देश के संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को किसी राज्य का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। यह कठोर कदम विशेष परिस्थितियों में उठाया जाता है, जैसे कि संवैधानिक तंत्र का टूटना, कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थ्रेट। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो निर्वाचित राज्य सरकार भंग कर दी जाती है और स्टेट पाल को प्रूलिक एक्ट भार 103 दिया जाता है। राज्य विधानसभा को या तो भंग कर दिया जाता है या स्थगित कर दिया जाता है, जिससे राज्य में विधायी कार्य ठप हो जाते हैं। स्टेट पाल, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, एक्टकारी अधिकार ग्रहण करता है और राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रभावी रूप से राज्य को सेंट्रलीय मंत्रिपरिषद के माध्यम से कार्य करते हुए राष्ट्रपति के सीधे शासन के अधीन लाता है, जिससे केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ जाता है। राष्ट्रपति शासन का उद्देश्य एक अस्थायी उपाय होना है, जो केवल तब तक लागू रहता है जब तक राज्य में सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती। इसका उद्देश्य व्यवस्था बहाल करना और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना है, ताकि राज्य में स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो सके। हालांकि इसका थोपना अक्सर विवादास्पद होता है, क्योंकि यह राज्य की स्वायत्तता और संघीय ढांचे के सिद्धांतों पर सवाल उठाता है। इससे केंद्र और स्टेटों के बीच शक्ति संतुलन के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं और यह बहस का विषय बन जाता है कि क्या यह उपाय वास्तव में आवश्यक था या नहीं। मणिपुर में बढ़ती हिंसा ने कुछ लोगों को राष्ट्रपति शासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया है। समर्थकों का तर्क है कि वर्तमान राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने, कानून व्यवस्था बहाल करने और अपने नागरिकों की रक्षा करने में विफल रही है। उनका मानना है कि केंद्र का सीधा इंटरवेंशन जरूरी है। राष्ट्रपति शासन के समर्थक सुरक्षा प्रदान करने, हथियारों के प्रसार को रोकने और मानवीय संकट को दूर करने में राज्य सरकार की कथित अक्षमता की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि केवल केंद्र सरकार के पास व्यवस्था बहाल करने के लिए संसाधन और अधिकार हैं। इसके अलावा उनका तर्क है कि राष्ट्रपति शासन हिंसा की निष्पक्ष जांच की अनुमति देगा और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएगा। यह संघर्ष से प्रभावित लोगों तक सहायता और पुनर्वास की डिलीवरी को भी सुगम बनाएगा। भाग 5, सिक्के का दूसरा पहलू, संभावित ड्रॉबैक्स। जहां कुछ लोग राष्ट्रपति शासन को एक समाधान के रूप में देखते हैं, वहीं अन्य इसे आशंका की दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है कि यह एक अस्थायी उपाय है, जो दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। क्रिटिक्सों का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खतरा हो सकता है। यह एक खतरनाक मिसाल कायम करता है और संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करता है। उनका तर्क है कि केंद्र से सीधे शासन लागू करना संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है और स्टेटों की स्वायत्तता को खतरे में डाल सकता है। यह एक ऐसा कदम है जो संघीय ढांचे के संतुलन को बिगाड़ सकता है। उन्हें डर है कि यह समुदायों को और अलग थलग कर सकता है और तनाव को बढ़ा सकता है। इससे सामाजिक ताने बाने में दरारें आ सकती हैं और आपसी विश्वास में कमी आ सकती है। आलोचक राष्ट्रपति शासन के तहत सत्ता के दुरुपयोग की संभावना की ओर भी इशारा करते हैं। उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल असंतोष को दबाने और विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। उनका तर्क है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने और नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने के लिए किया जा सकता है।
यह एक ऐसा उपकरण बन सकता है जिसका दुरुपयोग आसानी से हो सकता है। वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने और बातचीत और सुलह के माध्यम से समाधान खोजने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि संवाद और सहमति से ही स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। इसके अलावा वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि राष्ट्रपति शासन कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये केवल लक्षणों का समाधान करता है, संघर्ष के मूल कारणों का नहीं। ये केवल अस्थायी राहत प्रदान करता है और दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता को नजरअंदाज करता है। संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित किए बिना स्थायी शांति स्थापित करना मुश्किल है। वे दीर्घकालिक एजेंडों की वकालत करते हैं जो हिंसा को हवा देने वाली ऐतिहासिक शिकायतों और सामाजिक आर्थिक असमानताओं का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि न्याय और समानता पर आधारित समाधान ही स्थायी शांति ला सकते हैं। इसके अलावा वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि राष्ट्रपति शासन कोई स्थायी समाधान नहीं है। यह केवल लक्षणों का समाधान करता है, संघर्ष के मूल कारणों का नहीं। वे दीर्घकालिक एड्रेसों की वकालत करते हैं जो हिंसा को हवा देने वाली ऐतिहासिक शिकायतों और सामाजिक आर्थिक असमानताओं का समाधान करते हैं। वे दीर्घकालिक एड्रेसों की वकालत करते हैं जो हिंसा को हवा देने वाली ऐतिहासिक शिकायतों और सामाजिक आर्थिक असमानताओं का समाधान करते हैं।